everyone, welcome to One Medicos. In today's video, we learn about acidosis and alkalosis. So, let's get into the video. देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीजी एबनॉर्मलिटी जो कि एसिडोसिस और एल्किलोसिस है। मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है ये हम बाद में देखेंगे। एसिडोसिस जैसे आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया कि पीएच जो है आपका 7.35 से अगर नीचे जाएगा तो उसको हम एसिडोसिस कहेंगे और वहीं अगर पीएच जो है आपका 7.45 से अबव रहेगा तो उसको हम एल्कोलोसिस में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एसिडोसिस। उसमें है आपका पीएच इम्बैलेंस। एसिडोसिस इज अ मेडिकल कंडीशन characterized by an excessively acidic pH level in the body, usually below 7.35. पीएच इम्बैलेंस एसिडोसिस क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी का जो पीएच है वो क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा। मतलब पीएच जो है 7.35 से नीचे चले जाएगा। डिस्टर्बेंस इन एसिड बेस बैलेंस इट occur when there is an imbalance in the acid base balance with an excess of acids or a deficiency of bases. अभी इसमें क्या होगा? इसमें आपके एसिड और बेस के बीच में इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट? जिसमें कि एसिड तो इंक्रीज हो जाएगा और डेफिशिएंसी हो जाएगी बेस की। एसिड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और डेफिशिएंसी हो जाएगी बेस की, तो उसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। इफेक्ट ऑन वाइटल फंक्शन disturbance affect the normal functioning of various organ systems leading to potential health complication. जैसे ही एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंस होगा तो वो आपके वेरियस ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करेगा, राइट? जिससे क्या होगा? फर्दर आपके पोटेंशियल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को लीड करेगा। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, आपके जो लंग्स हैं और किडनी है ये दोनों क्या करते हैं? आपका जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करके चल रहे होते हैं। जैसे कि बाइकार्बोनेट का लेवल जो है, जैसे आपका बाइकार्बोनेट जो है उसका लेवल अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा ताकि एल्कलोसिस जो हो रहा है उसको कम कर दिया जाए। वहीं अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा ताकि एसिडिटी को कम किया जाए। एक चीज और याद रखेंगे, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा उतना जो है आपका जो ब्लड है वो एसिडिक होता जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन जितना ज्यादा रहेगा ब्लड उतना ही बेसिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कॉजेज ऑफ एसिडोसिस, जिसमें फर्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी कॉजेज। कंडीशन सच एज अस्थमा और सीओपीडी chronic obstructive pulmonary disease can lead to respiratory acidosis. So this condition can limit the ventilation to the chest and decrease the alveolar ventilation, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका CO2 का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक कॉजेज। Factors like uncontrolled diabetes, kidney disease, or excessive alcohol consumption can contribute to metabolic acidosis. तो अगर पेशेंट जो है ऐसे डायबिटीज, किडनी डिजीज या फिर एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेज। सर्टेन मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन ओवरडोज कैन रिजल्ट इन एसिडोसिस। अगर एस्पिरिन का ओवरडोज होता है तो उससे क्या होगा? आपको एसिडोसिस हो जाएगा। सिम्टम्स ऑफ एसिडोसिस। अगर किसी पर्सन को एसिडोसिस होता है तो उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला है आपका सेंट्रल। पेशेंट को हेडेक होगा, स्लीपीनेस, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमा। मस्कुलर में क्या होगा? सीजर, वीकनेस। इंटेस्टाइनल में उसको डायरिया हो सकता है। रेस्पिरेटरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगा, कफिंग होगा। हार्ट में अरिथमिया इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट उसकी। और गैस्ट्रिक में उसको नोजिया सा फील होगा, वॉमिटिंग होगा, राइट?
टाइप्स ऑफ एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। टू टाइप्स के हैं, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक। Respiratory acidosis occurs when there is an excess accumulation of carbon dioxide due to hypoventilation, leading to an decrease in blood pH। मतलब जब पर्सन हाइपोवेंटिलेशन में जाएगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे उसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से उसका क्या हो जाएगा, पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब उसका पीएच जो है वो एसिडोसिस में चले जाएगा, पेशेंट का जो पीएच है वो एसिडोसिस में चले जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस results from excessive loss of bases or decreased intake of bases leading to an decreased in blood pH levels। देखिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के क्या कारण हो सकते हैं। या तो बेस जो है उसका एक्सेस लॉस हो रहा है, ठीक है, या तो बेस का एक्सेस लॉस हो रहा है, या फिर जो बेस का इनटेक जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अब हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Respiratory acidosis is caused by inadequate alveolar ventilation leading to CO2 retention। मतलब आपके जो एल्वोलाई है उनका जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या होगा, CO2 का रिटेंशन होगा। ठीक है, जो आपके एल्वोलाई है उनका प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं हो रहा है तो CO2 का रिटेंशन होगा। एल्वोलाई क्या होता है, जो आपके लंग्स होते हैं, कि आपके लंग्स जो हैं, ठीक है, इसमें जो है ऐसे मटके टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है, मटके टाइप की जो स्ट्रक्चर्स रहती हैं, आपके जो दोनों लंग्स हैं उसमें मटके टाइप की जो स्ट्रक्चर्स रहती हैं, ठीक है, उसको हम एल्वोलाई कहते हैं, जो कि आपके दोनों लंग्स में प्रेजेंट रहती हैं। दोनों लंग्स में क्या है, प्रेजेंट रहती हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है गैस एक्सचेंज करने का। ठीक है, ये जो एल्वोलाई है ये गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। अगर इनमें किसी भी तरह का मतलब प्रॉब्लम हो गया है, कोई डिजीज के चलते हुए, ठीक है, इनका प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, इनका डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो ये अपना काम नहीं करेगी, मतलब वो गैस एक्सचेंज का काम नहीं कर पाएगी अच्छे से, जिससे क्या होगा, ब्लड में एसिड बढ़ जाएगा, जो कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, therefore anything that affects tidal volume or respiratory rate may affect the amount of CO2 retained। ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि आपके टाइडल वॉल्यूम को और रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करेगी, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, CO2 रिटेन्ड होगा और पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाएगा। इटियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एयरबी ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। अपर एयरवे और लोअर एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा उससे भी आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। COPD, asthma and other obstructive lungs disease, CNS depression, opiates, head trauma। CNS डिप्रेशन होगा जिस जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो CNS डिप्रेस होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, वो डिप्रेस होगा, जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो उससे हमारा जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, मैकेनिकल लंग डिसीज।
dysfunction. Guillain-Barré syndrome, Myasthenia gravis, deformity such as severe scoliosis. GBS क्या है? GBS क्या है? ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। पेरिफेरल मतलब सीएनएस और स्पाइनल नर्व को छोड़ के जो नर्व्स हमारे पेरिफेरी में होती हैं उसको हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहते हैं। इसमें आपको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है और इसमें आपका जो रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं, जैसे कि आपका डायफ्राम हो गया, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होगी वो पैरालाइज हो जाती है। इससे क्या होता है, पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कोज है डेथ का जीबीएस के पेशेंट में। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है? मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, इसमें क्या होगा, मसल्स की वीकनेस हो जाएगी और पेशेंट को मतलब बहुत सीवियर फटीग होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी चलेगा या फिर स्टेयर्स चलेगा, इवन मतलब खाना भी खाएगा तो भी उसको बहुत ज़्यादा सीवियर फटीग होता है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर ये सीवियर हो जाएगा तो पेशेंट को स्वेलो करने में और ब्रीदिंग करने में भी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज जो है वो बनती है एसीएच रिसेप्टर के अगेंस्ट में, इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में न्यूरोस्टिग्माइन दिया जाता है जो कि एक एंटीकोलिनेस्टिक ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी सच एज सीवियर स्coliosis। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर हो जाएगा स्पाइन का। ठीक है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है जो वो टेढ़ी हो जाएगी और कमर का एक हिस्सा जो है वो बाहर को निकल आएगा। जैसे रीढ़ की हड्डी जो है वो लेटरल कर्वेचर हो जाएगा तो हमारे जो हार्ट है और वो जो लंग्स है उनमें क्या होगा, खिंचाव होगा, दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो सीवियर केसेस में क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होता है। इसमें हम एक एंगल मेजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोप कोप एंगल, कोब एंगल। अगर ये एंगल आपका 10 टू 15 डिग्री है तो पेशेंट को नॉर्मली ब्रेसिंग या फिर फिजियोथेरेपी से मैनेज किया जाता है। लेकिन अगर ये एंगल जो है आपका मोर देन 80 डिग्री चले जाएगा तो उससे क्या होगा, सांस लेने में आपका दिक्कत आएगा, मतलब आपके लंग्स और हार्ट में ये दबाव डालेगा जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आएगा। और सांस में दिक्कत होगी तो फिर वही कहानी शुरू होगी, मतलब इनएडिक्वेट एल्वुलर वेंटिलेशन, एसिडोसिस। नेक्स्ट है इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन, राइगर सीजर्स मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मतलब इन कंडीशन में जो है वो आपका CO2 का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और जितना ज़्यादा CO2 इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना आपका एसिड इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजेनिक, इसमें क्या है, इनकरेक्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर सेटिंग। मैकेनिकल वेंटिलेटर सेटिंग से कैसे होगा, मान के चलिए जैसे कि आपके पास पेशेंट है मैकेनिकल वेंटिलेटर में। ठीक है, अभी आपको डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट का जो है वो आपको रेट जो है वो सेट करना है 17, लेकिन आप थोड़ा कान के कच्चे हैं, आपको सुनाई दिया 70। ठीक है, तो आप तो उसको सेट करके आ जाओगे 17 में, 70 में। ठीक है, आपको 17 का बोला है, आप सेट करके आ जाओगे 70 में। ठीक है, तो उससे पेशेंट क्या है वो हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा तो किसमें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्केलोसिस में चले जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में जो है पेशेंट चले जाएगा। वहीं अगर आपको रेट सेट करना है 17 और 17 की जगह आपने पेशेंट का रेट जो है वो 7 कर दिया तो उससे क्या होगा, पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चले जाएगा। तो इसी को कहते हैं इनकरेक्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन सेटिंग। ये तो हो गया आपका एटियोलॉजी। अभी नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाले पेशेंट में हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अ फीलिंग ऑफ ब्रीथलेसनेस इवन ड्यूरिंग रेस्ट और माइल्ड फिजिकल एक्टिविटी is a common symptom of
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कॉमन सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे उसे सांस नहीं आ रही है, इवन वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मतलब उसको ऐसे लगेगा कि नहीं, बैठे हुए भी या फिर थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो भी उसको सांस लेने में दिक्कत रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, आई कांट कैच माई ब्रीथ, उसका फेस जो है ना ऐसे हो जाएगा, उसको सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, ड्राउजी सा फील करेगा, डिजीनेस होगा, डिसोरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। Confusion and fatigue. As the body's pH level are disturbed, individual may experience mental confusion, lethargy and general weakness. जैसे ही बॉडी का पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा तो उसे मेंटल कंफ्यूजन मतलब दिन में भी तारे नजर आएंगे और लिथार्जी और जनरल वीकनेस जो है फील होगा। Third one is cyanosis. In severe cases, the lips, fingertips, and other extremities may appear bluish due to inadequate oxygenation of the blood. सीवियर केस में पेशेंट को क्या होगा, लिप्स, पेशेंट के लिप्स, फिंगर टिप और एक्सट्रीमिटीज जो है वो क्या हो जाएंगे, आज ब्लू है, पानी पानी मतलब नीले पड़ जाएंगे, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। फर्स्ट वन है ABG, atrial blood gas test. Sample of arterial blood is taken to measure arterial pH, carbon dioxide levels and bicarbonate level. जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ABG कैसे करते हैं। आर्टरी से सैंपल लेंगे और उसमें चेक करेंगे, मेनली क्या चेक करेंगे, pH, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट लेवल। नेक्स्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT. These tests assess lung function by measuring airflow, lung volume, and how effectively the lungs exchange gases. PFT से हम क्या करेंगे, जो लंग्स हैं वो आपके लंग्स जो हैं वो अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या मेजर करेंगे, एयर फ्लो, लंग्स का वॉल्यूम और लंग्स जो है वो अच्छे से गैसेस एक्सचेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन। इमेजिंग tests help identify any structural abnormalities in the lungs or airways that may contribute to respiratory acidosis. चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन से हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा कि कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी तो नहीं है लंग्स में या फिर एयरवे में, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट लेंगे। फर्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी। एडमिनिस्ट्रिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हेल्प improve ऑक्सीजन लेवल एंड एलिवेट सिम्टम इन इंडिविजुअल विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑक्सीजन थेरेपी जो कि हेल्प करेगी पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको इंक्रीज करने में, और क्या करेगी, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनको एलिवेट करेगी, राइट। नेक्स्ट है ब्रोंको डायलेटर्स। Medication that relax and widen the airways can be prescribed to help improve lung function and facilitate carbon dioxide removal. ब्रोंकोडाइलेटर ऐसी मेडिसिन है जो कि रिलैक्स करती है आपका जो एयरवे है और उसको वाइडन करेगी ताकि जो लंग्स का जो फंक्शन है वो अच्छे से हो पाए, मतलब लंग्स जो है वो अच्छे से अपना काम कर पाए और जो आपकी CO2 है उसको बाहर रिमूव करेगी। नेक्स्ट है मैकेनिकल वेंटिलेशन इन सीवियर केसेस। इन सीवियर केसेस अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, ऐसे केसेस में मैकेनिकल वेंटिलेटर को है यूज़ किया जाता है टू सपोर्ट ब्रीदिंग एंड असिस्ट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पेशेंट को ब्रीदिंग में सपोर्ट करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे कंडीशन जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। Organ dysfunction. Long respiratory acidosis can affect the functioning of vital organs like the kidneys, heart and brain, leading to the further complication. बहुत टाइम तक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो वाइटल ऑर्गन है वो भी अफेक्ट होंगे, लाइक
किडनीज, हार्ट एंड ब्रेन, जिससे क्या होगा, आगे और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को ट्रीट नहीं किया गया, लेफ्ट अनट्रीटेड, सीवियर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैन प्रोग्रेस टू द रेस्पिरेटरी फेलियर रिक्वायरिंग इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो लाइफ बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा और सीवियर कंडीशंस जो हैं वो होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में भी जा सकता है। इसके लिए इसको इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन करना जो है वो ज़रूरी है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, the body compensatory mechanism can result in metabolic imbalance such as electrolytes abnormalities or kidney stone formation। जैसे ही एसिडोसिस होगा तो बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो क्या करेगा, उसको कंपनसेट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेटाबॉलिक जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, सच एज इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज और किडनी स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा, जब हमारी बॉडी में टू मच एसिड जो है वो हो जाएगा, और जिससे कि हमारे जो ब्लड में जो हमारी जो आर्टरीज हैं उसका जो पीएच है वो लेस देन 7.35 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट वन है इंक्रीज हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इंजेशन। सेकेंड वन जीआई और रीनल HCO3 लॉस, where a decrease in HCO3 is the primary pathology causing the acidemia। मतलब आपका जो बाइकार्बोनेट है उसका लॉस ज्यादा हो रहा है, जो कि फर्दर एसिडेमिया कॉज कर रहा है, राइट। और रीनल पैथोलॉजी में क्या होगा, जो आपकी किडनी है वो अच्छे से एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इंजेशन। इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन है DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये मोस्ट कॉमन है, राइट। तो इसमें यूजुअली क्या रहता है कि डायबिटिक जो पेशेंट रहते हैं उनमें शुगर का लेवल इतना बढ़ जाता है कि बॉडी में कीटोन बॉडीज जो है वो बढ़ने लग जाता है, जो कि एसिडिक नेचर का रहता है। जो कीटोन बॉडीज रहती हैं वो एसिडिक नेचर की रहती हैं। या तो फिर पेशेंट में जो इंसुलिन का लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर हो जाएगा। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी में क्या रहेगा, प्रोटीन और फैट का यूटिलाइजेशन होने शुरू हो जाएगा। जैसे ही फैट का मेटाबोलाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा, कीटोन बॉडीज बनेंगी बॉडी में। नेक्स्ट है एल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस, स्टारवेशन कीटोएसिडोसिस, इसमें भी कीटोएसिडोसिस होगा। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस कब होगा, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, राइट। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी एनर्जी के लिए ब्रेकडाउन होगा, तो उससे लैक्टिक एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट है मिथेनिल इंटॉक्सिकेशन, यूरेमिया और सेल्स लाइक एस्पिरिन, जिसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट है आपका HCO3 लॉस। HCO3 लॉस बेसिकली क्या रहेगा, इसमें जो आपका HCO3 है उसका जो लेवल है वो लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे चले जाएगा, जिसमें है आपका GI लॉस, डायरिया, इलियोस्टोमी, प्रॉक्सिमल कोलोस्टोमी। रीनल लॉस में है प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब एसिडोसिस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, जिसका एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है रीनल ट्यूबुलर डिजीज, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, क्रॉनिक रीनल डिजीज और डिस्टल रीनल ट्यूब एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला जो पेशेंट रहता है उसमें हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है हेडेक, डिक्रीज बीपी, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, मसल ट्वीचिंग, वार्म फ्रेश स्किन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, चेंज इन LOC, कुस्मोल रेस्पिरेशन,
कुस्मोल रेस्पिरेशन क्या है? कुस्मोल रेस्पिरेशन में पेशेंट जो है वो डीप ब्रीथ करेगा। तो जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला, आप उसमें ऑब्जर्व करिएगा कि जो पेशेंट है वो आपको डीप ब्रीथ लेता हुआ दिखेगा। और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा कंपनसेट करने की कोशिश करता है, ताकि जितना ज़्यादा हो सके CO2 जो है उसको वो बाहर निकाल पाए, ताकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट कर पाए। कुस्मोल रेस्पिरेशन क्या होता है? कुस्मोल रेस्पिरेशन होता है जब पेशेंट जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो मतलब डीप लेगा और पैटर्न जो है उसका रेगुलर रहेगा और फास्ट रेस्पिरेशन रहती है, उसको हम कुस्मोल रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से हमें क्या क्या इफेक्ट्स जो है वो बॉडी में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम एंड अदर एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से क्या होगा? जो हमारे एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, उसमें क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। नेक्स्ट है impaired organ function. The acidosis can affect various organs including the heart, brain and kidneys. काफ़ी टाइम अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है बोन डीमिनरलाइजेशन। लॉन्ग टर्म एसिडोसिस कैन लीड टू द लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, contributing to osteoporosis. लॉन्ग टर्म एसिडोसिस क्या है? वो क्या करते हैं, हमारी जो बोन्स है उनसे क्या कैल्शियम को बाहर निकालेगा, उसका लॉस करवा देगा, जो कि फर्दर आपका ओस्टियोपोरोसिस कॉज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शन। सबसे पहले तो जो भी हमने कॉजेज पढ़े थे, जिसमें कि आपका एक था DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उनको हमें सबसे पहले करेक्ट करना है। जैसे कि DKA में हम पहले क्या करेंगे? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट प्लस इंसुलिन पेशेंट को देंगे। अदर आ गया आपका डायरिया, उसको भी करेक्ट करना है। और आपका जो ABG का रिपोर्ट है उसमें हमने स्पेशली पोटाशियम और कैल्शियम और HCO3 का जो लेवल है उसको चेक करना है। मेडिकेशंस में हम क्या करेंगे? एल्केलाई थेरेपी देंगे, सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट मे बी एडमिनिस्टर्ड टू करेक्ट द एसिडोसिस। नेक्स्ट डायलिसिस। In severe cases, dialysis can be used to remove the acid and restore electrolyte balance. बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस जो रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं? डायलिसिस का भी यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको हम मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट वन, हेल्दी लाइफस्टाइल। Consume a balanced diet low in acidic foods and avoid excessive alcohol consumption. पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो ऐसी डाइट ले जो कि लो एसिडिक रहे, और पेशेंट को साथ के साथ ये भी एजुकेट करना है कि अल्कोहल का कंजप्शन जो है वो अवॉइड करें। डाइट में हम देंगे लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरीज। नेक्स्ट है आपका रेगुलर चेकअप्स। शेड्यूल करेंगे रूटीन विजिट, ताकि उसका जो ओवरऑल हेल्थ है उसको हम मॉनिटर कर पाए। नेक्स्ट है ट्रीट अंडरलाइंग कंडीशंस। Manage any underlying disease or disorders that may contribute to metabolic acidosis. ऐसे कोई भी कॉजेज जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर रहे हैं उनको भी हम मैनेज करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एल्केलोसिस। pH imbalance. Alkalosis is a medical condition characterized by an excessively alkaline pH level in the body, usually above 7.45। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमारी बॉडी में जो हमारा pH है मोर देन 7.45 होगा, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एल्केलोसिस।
Next is disturbance in acid-base balance. It occurs when there is an imbalance in the acid-base balance with an excess of base or deficiency of acids. वही बात है कि आपकी बॉडी में जो है एक्सेस हो जाएगा बेस और डेफिशिएंसी हो जाएगी एसिड्स की। इफेक्ट ऑन वाइटल फंक्शन, इससे क्या होगा, हमारे जो वाइटल फंक्शन है उसमें क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है। हमारे जो ऑर्गन है, सिस्टम है, उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एल्किलोसिस। फर्स्ट है हमारा हाइपर वेंटिलेशन। Rapid breathing, such as during anxiety or panic attacks, can result in a decrease in carbon dioxide levels, leading to alkalosis. Such as during anxiety or panic attack, ऐसी कोई भी कंडीशन जैसे एंजाइटी हो रहा है या पैनिक अटैक्स हो रहा है, उन कंडीशंस की वजह से पेशेंट क्या कर रहा है, रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है। रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है तो हमारा जो CO2 का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो लीड करेगा एल्किलोसिस। जैसे किसी क्लाइंट का जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, CO2 बॉडी में रिटेन नहीं हो पा रहा है, और रिटेन नहीं हो पा रहा है तो कार्बोनिक एसिड नहीं बन पा रहा है। कार्बोनिक एसिड नहीं बन पा रहा है तो पेशेंट क्या है, अल्किलोसिस में चले जाएगा। नंबर सेकंड, एक्सेसिव वॉमिटिंग। persistent vomiting as seen in condition like bulimia or gastrointestinal disorders can cause a loss of acids contributing to alkalosis. परसिस्टिंग वॉमिटिंग, जैसे बहुत टाइम से किसी पर्सन को वॉमिटिंग हो रहा है, और ऐसी कंडीशन बुलीमिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, बुलीमिया आपका ईटिंग डिसऑर्डर है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो गए, उनकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एसिड का, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एल्कलोसिस में जाएगा। नेक्स्ट है डायरेटिक यूज। Long term use of certain diuretic medication can disturb the balance of electrolytes and result in alkalosis. लॉन्ग टर्म यूज, कोई पर्सन जो है वो काफी टाइम से डायरेटिक मेडिकेशन पे चल रहा है तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है इनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट जो है अल्किलोसिस में जाएगा। नेक्स्ट वन है endocrine disorder. Conditions such as hyperaldosteronism or Cushing syndrome can affect the regulation of acid-base balance and lead to alkalosis. Hyperaldosteronism और Cushing syndrome, इनकी वजह से क्या होगा, जो एसिड बेस है वो रेगुलेट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो उससे पेशेंट जो है वो एल्किलोसिस में जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ एल्किलोसिस। फर्स्ट वन इज माइल्ड सिम्टम। अर्ली साइंस में इंक्लूड्स मसल ट्विचिंग, numbness, tingling and dizziness. अर्ली साइंस में हमें देखने को क्या मिलेगा, मसल ट्विचिंग, numbness, tingling and dizziness. Next, severe symptoms. As alkalosis progresses, individual may develop muscle cramp, tetany, seizures and altered mental status. As alkalosis progresses, जैसे ही एल्किलोसिस जो है वो प्रोग्रेस करेगा तो पर्सन में हमें क्या देखने को मिलेगा, मसल्स क्रैम्प्स, टेटनी, सीजर्स एंड उसका मेंटल स्टेटस जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट ब्रीदिंग। इन रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस द बॉडी में ट्राई टू कंपनसेट बाय स्लोइंग डाउन ब्रीदिंग, लीडिंग टू शैलो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस में क्या होगा, बॉडी जो है वो कंपनसेट करने का काम करेगी, जैसे कि पर्सन को मैंने बताया कि हाइपर वेंटिलेशन में पर्सन रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, तो बॉडी जो है वो कंपनसेट करेगी और जो रेस्पिरेशन है उसको शैलो करेगी। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ एल्किलोसिस। मेनली क्या है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस क्या है, occur when there is excess elimination of carbon dioxide through hyperventilation, leading to an increase in blood pH. इसमें क्या है, जो पर्सन जो है
रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कब जाएगा? जब पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो रेस्पिरेशन ले रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उसका पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटाबोलिक एल्कलोसिस, result from excessive loss of acids or increased intake of base leading to an elevation in blood pH level. मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होने के क्या कारण है? जब हमारा जो है बेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और एक्सेसिव लॉस हो रहा है एसिड का, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, एलिवेशन हो जाएगा ब्लड पीएच का, जिसको हम एल्किलोसिस कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस क्या है? रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस इज caused by excessive alveolar ventilation resulting in more CO2 than normal being exhaled. रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव एल्वुलर वेंटिलेशन हो जाएगी। जो आपकी एल्वुलाई रहती है उनका क्या हो जाएगा, एक्सेसिव वेंटिलेशन हो जाएगा। जो नॉर्मली पर्सन जो है वो CO2 एक्सेल कर रहा था, वो CO2 नॉर्मली एक्सेल नहीं कर पा रहा है, और हमारा जो एल्वुलाई है उसमें क्या है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। इटियोलॉजीज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हो सकता है? फर्स्ट है सीएनएस स्टिमुलेशन। सीएनएस स्टिमुलेट कैसे कैसे हो सकता है? एंजाइटी, फीवर, पेन, फियर, सीवीए, सेरेब्रल एडिमा, ब्रेन ट्यूमर, सीएनएस इन्फेक्शंस हो गया, कोजिंग इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इन सब कंडीशन की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगा, हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा पेशेंट। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया, लंग डिजीज, अस्थमा, moderate to severe hyperventilating, profound anemia, low level of FiO2 resulting in increased alveolar ventilation in an attempt to compensate. ये सारी कंडीशन की वजह से क्या होगा, जब भी पेशेंट जो है हाइपोक्सिया में जाएगा तब भी हाइपर वेंटिलेशन होगा कंपनसेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ चेस्ट रेस्पिरेटर्स, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, निमोनिया, न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें हमारे लंग्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, या इनमें पानी भर गया है, ठीक है, या फिर उसमें एयर भर गया है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजनेशन वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऐसी भी कंडीशन में आपका पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस में जा सकता है। नेक्स्ट है ड्रग्स, हॉर्मोन्स, सेल्सिलिक सैलिसाइड्स, कैटाकोलामाइन्स, मेट्रोक्सी, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टिन्स, ये सारी जो है वो ड्रग्स है जो क्या करती है, हाइपर वेंटिलेशन करेगी और रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस करेगी। कुछ कंडीशंस हैं जैसे प्रेगनेंसी हो गया, लीवर डिजीज हो गया, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन हो जा रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइड्रोजेनिक एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन, मतलब हम जब पर्सन को बाहर से ऑक्सीजन देते हैं, और एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो क्या करेगा, कुछ रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कोज करेगा। रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस वाले पेशेंट में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? फर्स्टली क्या होगा, इंक्रीज लॉस ऑफ CO2 फ्रॉम लंग्स। एक्सेसिव वेंटिलेशन की वजह से जैसे ये पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करेगा, इंक्रीज हो जाएगा रेट और डेप्थ उसका, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव वेंटिलेशन से हमारा जो CO2 का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा लंग्स में, ठीक है, और उसकी वजह से पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 7.45 से ज़्यादा हो जाएगा, और PCO2 जो है हमारा लेस देन 35 mmHg हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया, डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल बीपी उसका। हाइपोकैलीमिया, पर्सन में हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा, पर्सन का जो पोटेशियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। नमनेस, टिंगलिंग हो जाएगी एक्सट्रीमिटीज में। हाइपर रिफ्लेक्सेस एंड मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, पोटेशियम डिक्रीज होने की वजह से उसमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सीजर, सीजर देखने को मिलेगा, इंक्रीज हो जाएगा एंजाइटी और इरिटेबिलिटी। कॉजेज हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंजाइटी, पल्मोनरी एडिमा, फियर, मैकेनिकल वेंटिलेशन। डायग्नोसिस में क्या करेंगे हम रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस के? एबीजी करेंगे,
पीएफटी करेंगे और मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। और ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन देंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एड्रेसिंग अंडरलाइंग कॉजेज सच एज स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स देंगे एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। मेडिकेशन में इन सम केसेस मेडिकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब टू एलिवेट सिम्टम्स एंड ट्रीट अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी कंडीशन। कुछ कंडीशंस में हमें क्या है, मेडिकेशन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। कैसे हम रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस को प्रिवेंट करेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। लर्निंग स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स कैन हेल्प प्रिवेंट हाइपरवेंटिलेशन एंड सब्सिक्वेंट एल्किलोसिस। क्लाइंट को हमें स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स के बारे में समझाना है ताकि हम प्रिवेंट कर सके हाइपरवेंटिलेशन और सब्सिक्वेंट एल्किलोसिस को। नेक्स्ट है हेल्दी ब्रीदिंग हैबिट्स। Practicing slow, deep breathing can optimize carbon dioxide levels and maintain respiratory balance. पेशेंट को क्या कहना है कि वो स्लो और डीप ब्रीदिंग ले, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटिंग अंडरलाइंग लंग्स कंडीशन। Seeking appropriate medical care for lung disease can help prevent respiratory alkalosis. जैसे हमने पहले पढ़ा था, लंग्स जो लंग्स की डिजीज है, जैसे अस्थमा हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, पल्मोनरी निमोनिया हो रहा है, ये सब चीज़ों के जो है हम मेडिकेशन शुरू करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, पर्सन आपका जो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस है उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस क्या है। इन मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देयर इज एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट। एक्सेस हो जाएगा बाइकार्बोनेट इन बॉडी फ्लूइड्स। कैन अकर इन वैरायटी ऑफ कंडीशन। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए, या फिर आपका रिपीटेड वॉमिटिंग हो रहा है, बार बार किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, दैट डिस्टर्ब द ब्लड एसिड बेस बैलेंस। हमारा जो ब्लड का एसिड बेस बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करेगा। इट कैन आल्सो ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंडीशन अफेक्टिंग द हार्ट, लीवर एंड किडनीज। ये आपका अगर किसी पर्सन को हार्ट, लीवर या किडनी का जो है वो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिल सकता है। इन माइल्ड केसेस यू माइट नोट टू एक्सपीरियंस सिम्टम्स। बहुत सारे माइल्ड केसेस में हमें सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में आपको क्या होगा, ये आपके किडनी को भी, किडनी की जो फंक्शन है उसको भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ऐसी क्या क्या कंडीशन है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो सकता है। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में बी कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सर्टेन मेडिकेशन और सप्लीमेंट सच एज। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से और ऐसे कोई सप्लीमेंट्स जिसकी वजह से क्या है, आपका मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो सकता है। जिसमें है आपका एंटासिड्स विच ऑफन कंटेन द केमिकल सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसी एंटासिड जिसमें क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कंटेन कर रहा है, ऐसी एंटासिड। और नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, डायरेटिक और वाटर पिल, सर्टेन लेक्सेटिव। अदर causes of metabolic alkalosis include medical condition such as। ऐसी कोई मेडिकल कंडीशंस में आपका फर्स्ट वन है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक हेरिडिटरी डिजीज है जिसमें क्या है, आपका रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट imbalance which affect level of sodium, chloride, potassium and other electrolytes. High level of adrenal hormone aldosterone, low level of chloride in the blood, hypochloremia, recurrent vomiting which occur with cyclic vomiting syndrome। तो ये सारी कंडीशंस क्या करेंगी, कॉज करेंगी मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस वाले पर्सन में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इरिटेबिलिटी, मसल ट्विचिंग, मसल क्रैम्प्स, मसल स्पाज्म, फटीग, confusion, tremor, tingling and numbness, abnormal heart rhythm को क्या कहते हैं, अरिथमिया,
सीजर और पर्सन इवन कोमा में भी जा सकता है। डायग्नोसिस ऑफ एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एबीजी करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे पेशेंट का।